नमस्कार दोस्तों। आज सरस्वती पूजा है और इस सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हम उन सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो शिक्षा से जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो या किसी प्रकार के व्यक्ति हों। शिक्षा सबके लिए जरूरी है और जब शिक्षा सबके लिए जरूरी है इसका मतलब है कि माँ सरस्वती सबके लिए जरूरी है। माँ सरस्वती का वास जहाँ होता है वहां माँ लक्ष्मी खुद दौड़ी दौड़ी चली जाती है। इसलिए आज आप सारे बच्चों को सरस्वती पूजा की ढेर ढेर शुभकामनाएं। और ऐसी प्राचीन मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से माँ सरस्वती की आराधना करने वाले जो बच्चे हैं, चाहे कोई भी लोग हो, उनकी मनोकामना माँ सरस्वती पूर्ण करती हैं और माँ सरस्वती की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। और इस सरस्वती पूजा का जो शुभ अवसर है वो बसंत पंचमी के दिन आता है, जिससे हमारी जो ऋतुएं हैं इसमें भी परिवर्तन का ये द्योतक है। बसंत ऋतु का आगमन जो है हो चुका है। तो इसके और भी बहुत सारे पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन हम उधर उठना नहीं चलेंगे। बस इतना आप लोग को कहेंगे कि आज सरस्वती पूजा का आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। अब चलते हैं आज हम जो टॉपिक है उसकी तरफ। एक चीज और, ऐसी मान्यता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका कहना है कि सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा एक हमारे समाज में एक वो हवा फैला हुआ है कि सरस्वती पूजा का मतलब किताब कॉपी बंद, आज पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। लक्ष्मी पूजा का मतलब कि आज दुकान बंद, आज दुकानदारी नहीं होगा। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये हमको समझ में नहीं आता है और हमारे समझ से परे है। अगर किसी को पता है, अगर कोई अच्छे जानकार हैं, तो वो कृपया इस पर अपना विचार जरूर दें। हमारा ऐसा मानना है कि इस दिन तो माँ सरस्वती का दिन है, इसलिए इस दिन आपको कुछ न कुछ पढ़ाई जरूर करना चाहिए, माँ सरस्वती को कुछ न कुछ याद जरूर करना चाहिए और वही आपके लिए फलदायक होगा। तो चलते हैं हम आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ। अब आज जो है हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के उदय के कारण। कि भाई ये जो 16 महाजनपद थे, ये जो 16 महाजनपद थे, पीछे जो महाजनपद का हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा उसमें देखा कि एक एक करके जो सारे के सारे महाजनपद थे वो मगध महाजनपद के ही अंग बन गए। कुछ बिंबिसार के समय, कुछ अजातशत्रु के समय, कुछ उदयन के समय, कुछ आगे चल के जब आप देखते हैं मौर्य वंश के समय, तो कुछ गुप्त वंश के समय, तो कुछ नंद वंश के समय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रकार से मगध का ये जो यात्रा था, जन से गण से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद और महाजनपद के बाद एक जो साम्राज्य स्थापित करने का ये जो प्रक्रिया था, एक जो सफर था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आखिर वो कौन से कारण थे जिसने मगध को ही साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होने का मौका दिया, और जो बाकी महाजनपद थे उनकी क्या क्या कमजोरियां थी, क्या उनके पास नहीं था जो कि मगध के पास था। और शुरुआत में जो बृहद
यहाँ जब हम ये मगध साम्राज्य के उदय को पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि आरंभिक के जो 4 राजवंश थे, बृहदत्त वंश, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है, जो कि राजा जरासंध से जुड़ा हुआ ये राज्य है। तो ये बृहदत्त वंश, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वंश है जिसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जिससे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन सारे लोगों का संबंध है, वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। ये आरंभिक राजवंश मगध साम्राज्य को स्टेबल करने में इनका योगदान है, जिस पर आगे चलकर मौर्य और गुप्तों ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ये जो एक प्रकार से ये जो चारों राजवंश हैं वो मगध साम्राज्य के पिल्लर के रूप में काम करते हैं। इन्होंने पिल्लर का काम किया और उस पिलर को भी मजबूती से दिया ताकि बाद में जो एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण हो तो वो अस्थायी हो, वो टिकाऊ हो। तो खैर, वो जो 4 राजवंश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से खास करके जो हर्यक वंश है उसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, फिर जो नंद वंश है उनको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, और बाकी जो बृहदत्त वंश है और शिशुनाग वंश है उसके बारे में भी हम संक्षेप में जानकारी लेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे इस क्लास में, और आशा है कि आप जो है वो ध्यान से मन लगाकर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप पढ़ाई को एंजॉय करेंगे और वो आपको हमेशा प्रेरित करेगा कि नहीं अब क्या होगा, वो देखना है। मतलब ये इतिहास क्या है? इतिहास एक कहानी तो है, एक पिक्चर चल रहा है ये, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि इतिहास और साहित्य में अंतर क्या है। तो साहित्य भी कहानी है और इतिहास भी कहानी है, लेकिन इतिहास में साक्ष्यों का होना जरूरी है। मतलब ये जो कहानी है वो उस कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें प्रमाण का जरूरत है, साक्ष्य का जरूरत है। तो अगर आप इसको मन से पढ़ेंगे, मन से इसको देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो थोड़ा पहले जो मगध साम्राज्य है उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि भाई आखिर मगध साम्राज्य ही अपना वर्चस्व कैसे धीरे धीरे करके दूसरे जो राज्य थे उस पर स्थापित किया। उसके बाद हम एक एक करके सारे पहलुओं को देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि जो मगध है उसके ऊपर में गंगा नदी बह रही है। मगध जो है इसके ऊपर में इधर गंगा नदी ये बह रही है। देखिए ये गंगा नदी यहां से निकलता है, यहां से नीचे मगध का विंध्य पर्वत क्षेत्र था, विंध्य पर्वतमाला था। पश्चिम में सोन नदी है, ये सोन नदी है। सोन नदी के बाद वत्स का एरिया पड़ता था, जिनके शासक उदयन थे, जो कि सातनिक के पुत्र थे। उदयन की बेटी चंडप्रद्योत, उदयन का शादी जो है वो चंडप्रद्योत की बेटी जो है उनके साथ इन्होंने शादी किया था, उनको भगा के ले लाया था। राजा चंडप्रद्योत के साथ इनका हमेशा संघर्ष चलते रहता था। स्वप्नवास बद्दा और प्रतिज्ञा योग अंधरायण,
जो भास के द्वारा रचित है वो इसी उदयन के बारे में है। तो ये जो वत्स है वो मगध का पड़ोसी राज्य हुआ करता था, और हमने ये भी देखा था कि जो वत्स नरेश उदयन थे वो हाथी, मतलब वो उनके पास एक बीना था, और वो उस बीना को जब बजाते थे तो जो हाथी है वो भी मस्त होकर उनके पास चला आता था। और ये क्या करते थे कि इस तरीके से ये जो अवंती है, ठीक है ना, या जो और मतलब इनका जो मेन संघर्ष था वो इसी कारण हुआ था कि अवंती के जो हाथी है उसको अपने वो क्षेत्र में उनको बोल ले जाता था, ठीक है, और उसका हरण कर लेता था। अब चूंकि उस समय हाथी जो था उसका बहुत इंपॉर्टेंस था, बहुत महत्व था। आगे हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य के उदय के कारणों में से एक, चलिए यहां तो नहीं लिखे हैं, लेकिन ये था कि यहां मगध में क्या था कि हाथियों की उपलब्धता थी। यहां पे हाथी जो था, यहां के जंगलों में हाथी पाया जाता था, और ये जो हाथी होते थे वो एक प्रकार से उस समय बहुत यूजफुल होते थे। युद्ध के समय जो भी व्यक्ति इसके ऊपर बैठता था वो ऊंचाई पे होता था, इसलिए निशाना लगाना सटीक निशाना लगाना उसके लिए आसान हो जाता था। तो दूसरी तरफ जो बड़े बड़े गड्ढे थे या बड़े बड़े सामान थे, तो इन हाथियों के द्वारा उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने में भी इसका कार्य होता था। तो मगध के पास हाथियों की बहुलता थी, और उस समय हाथी का क्या इंपॉर्टेंस था आप इस चीज से समझ सकते हैं कि वत्स नरेश उदयन ने अवंती का जो हाथी था उसको ये बीना बजाकर और वो हाथी को मुंह के वो ये ले लाता है, और यही कारण था कि अवंती नरेश ने उदयन को पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था। लेकिन बाद में उसकी जो बेटी है उदयन की वासवदत्ता, उसको लेकर राजा उदयन जो है वो फरार हो जाता है, कारागार से भाग जाता है। तो आपने इसको देखा है। बस आपको ये समझना है कि हाथी जो था उसका क्या इंपॉर्टेंस था, क्या महत्व था, और ये हाथी जो था वो मगध साम्राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता था, जो कि मगध के लिए प्लस पॉइंट था। अब ऊपर जो गंगा नदी थी, ये गंगा नदी जो थी वो क्या करती थी कि एक प्रकार से यातायात को आसान बनाने का कार्य करती थी। हमने आपको पहले भी बताया होगा कि ये जो नदियां थी वो खास करके जो गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था उसका फॉर्मेशन इन नदियों का जो एलुवियम आता है उससे इस क्षेत्र का निर्माण हुआ था, जिससे ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। तो ये जो नदियां थी वो क्या करती थी कि उस उपजाऊ क्षेत्र के लिए एक तो पानी उपलब्ध करवाती थी, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध करवाती थी। सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम जो है वो नदी मार्ग से आसानी से किया जाता था। बाद में हम देखेंगे कि पाटलिपुत्रा, मगध का जो करीब यहां पे है पाटलिपुत्रा, एक गंगा के किनारे जो आज का पटना है, एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्रा का उदय हुआ था। और बाद में हम देखेंगे कि राजा उदयन, मतलब अजात शत्रु का जो बेटा था उदयन, उसने तो अपनी राजधानी को ही पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया था। उसके पीछे रीजन था, साम्राज्य और बढ़ रहा था, ठीक है। तो बस अभी जो है हम इतना ही समझेंगे कि ऊपर जो गंगा नदी था वो मगध को एक साम्राज्य बनने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी तरफ हमने बताया सोन नदी, और सोन नदी के उस तरफ जो पूरा उदयन का जो सिस्टम है वो बताया, कहानी। अब दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला था,
अब दक्षिण में जो विंध्य पर्वतमाला था वो एक प्रकार से मगध को सुरक्षा प्रदान करता था। जिस प्रकार से भारत का जो नॉर्थ बॉर्डर पे जो हिमालय पर्वत है वो भारत के प्रहरी के रूप में जाना जाता है कि वो भारत को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। उधर से अगर कोई व्यक्ति अटैक करना चाहे इन पहाड़ों को पार होकर तो वो उस समय संभव नहीं था। आज तो खैर एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन है, डायरेक्ट वहीं पे अटैक कर देगा, मिसाइल है बना हुआ, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विपन्स हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ये जो पहाड़ियां थी वो एक प्रकार से सुरक्षा का कार्य करती थी, राज्य को सुरक्षा देने का एक गारंटी था। तो इस प्रकार से जो विंध्य था इधर से भी मगध जो है वो निश्चिंत था, इधर से कोई अटैक कर नहीं सकता था। इधर जो गंगा नदी था उससे इसको व्यापारिक लाभ पहुंच रहा था, जो मगध का जो क्षेत्र है उसको लगातार सिंचाई सुविधा मिलता था, व्यापार बढ़ रहा था। व्यापार जब बढ़ा तो जो नए नए जो श्रेणी व्यापारी समुदाय उसका जन्म हुआ। ठीक है, इसके साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके साथ पहला तो उपजाऊ मैदान, इसको एक एक करके काटते हैं, उपजाऊ मैदान को आप समझ गए। इसके साथ यहां लौह धातु की प्रचुरता थी। लोहा जो था वो बहुतायत मात्रा में यहां पाया जाता था, और लोहा ऐसा धातु था जो कि उस समय ही नहीं बल्कि आज भी किसी भी राष्ट्र का जो डेवलपमेंट है, प्रगति है, वो वहां का जो मेन धातु है लोहा, उस पर डिपेंड करता है। जब आप प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ते हैं कि जब जर्मनी को पराजित किया गया तो उसका पूरा जो ऑल्सेस लॉरेन वाला क्षेत्र था, जो कि वहीं से 70 to 80% लोहा जो है वो जर्मनी के उद्योगों के लिए मिलता था, उसको फ्रांस और दूसरे देशों ने बांट लिया था। और जर्मनी पे और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अभी जो है हम वो वर्ल्ड हिस्ट्री में वहां नहीं चल रहे, यहां चल रहे हैं। तो एक प्रकार से कह सकते थे कि ये जो लोहा था वो क्या करता था कि इन लोहा से उस समय हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, डेवलपमेंट के जो भी इक्विपमेंट्स है उसको भी ये लोहा जो है वो तैयार करता था। चाहे आप कृषि के क्षेत्र में देखें तो वहां भी लोहा का प्रयोग होने से जो कृषि है उत्पादन, उसका उत्पादन बढ़ा, और जब उत्पादन बढ़ा तो सरप्लस उत्पादन होगा तो क्या होगा, उससे व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो क्या आएगा, तो पैसा आएगा, सोना चांदी आएगा हमारे पास। तो पहले इस प्रकार से क्या हुआ कि मगध जो है वो और ज्यादा डेवलप्ड करने लगा। ये जो लोहा का जो ये प्रचुरता यहां था, उसने सैन्य दृष्टि से भी मगध को पावरफुल बनाने का काम किया। मगध में एक सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था थी, इसके पास एक बहुत अच्छा सैन्य दल था, और ये जो लोहा था वो उन सैनिकों को हथियार मुहैया करवाता था। तो ये जो लोहा की प्रचुरता थी वो भी मगध साम्राज्य के उदय का एक कारण था। अब जो है हम इधर थोड़ा अभी देख लेते हैं कि भाई विंध्य पर्वतमाला इसको सुरक्षा दे रहा था, सोन नदी और गंगा नदी एक प्रकार से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का काम कर रहा था, सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करवा रहा था, तो ये कर रहा था। तो इधर मतलब पूरब में इसकी चंपा नदी थी। ये चंपा जो नदी थी वो उस समय का जो अंग प्रदेश है उसकी राजधानी भी थी। ये अंग प्रदेश जो है वो आज का भागलपुर वाला जो क्षेत्र है
वो पड़ता है। बाद में हम देखेंगे बिंबिसार के समय में ये जो अंग प्रदेश है, उस अंग प्रदेश के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने इस अंग प्रदेश को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तीन तरफ, ये चारों तरफ जो प्राकृतिक, इस प्रकार का प्राकृतिक बनावट था, इस प्रकार का प्राकृतिक संरचना था मगध का, जो कि उसको साम्राज्य बनने में सहायता उसने किया, साम्राज्य बनने के लिए उसको प्रेरित किया, साम्राज्य बनने के लिए उसको मोटिवेशन दिया, साम्राज्य बनने के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया या रास्ता तैयार करने का काम किया। तो ये हमने समझा कि भाई मगध का क्या स्थिति था, उसका क्या सिचुएशन था। अब ये जो मगध है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज, इसको राजगृह भी कहते हैं। आज का राजगीर के आसपास का क्षेत्र जो था वो गिरिब्रज या राजगृह कहा जाता था। इसके अलावा मगध को मगधपुर, बृहदत्तपुर, क्योंकि बृहदत्त वंश से ये संबंधित था, जिससे राजा जरासंध का संबंध था। वही राजा जरासंध जिसके साथ भगवान वासुदेव के कहने पर भीम ने मल्ल युद्ध किया था और जरासंध की हत्या की थी। तो ये वही जरासंध थे, तो वो बृहदत्त वंश से संबंधित थे, इसलिए मगध को बृहदत्तपुर भी कहा जाता है। इसके साथ बसुमती, कुशाग्रपुर, बिंबिसारपुरी, बिंबिसार के समय में आकर ये नाम इसका बिंबिसारपुरी हो गया। और ऋग्वेद में कीकट प्रदेश का जिक्र आया है और इस कीकट प्रदेश को इतिहासकारों ने मगध के बराबर ही समझा है। मतलब संभवतः मगध के लिए ही ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके साथ यजुर्वेद में मगध के भाटों का वर्णन है। ऋग्वेद में मगध के लिए कीकट शब्द आया है, यजुर्वेद में मगध के भाटों का वर्णन है। भाट कौन थे, तो भाट वो होते थे जो कि राजा के प्रशंसा में लगे हुए जो लोग थे, वो भाट कहे जाते थे। तो उनका वर्णन आया है और उससे ये पता चलता है कि ये जो भाट हैं, जो आज बहुत जगहों पे राय लगाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं जगह पे कुछ और भी अलग सरनेम लगाते हैं, तो इनका जो संबंध है, मतलब ये जो भाट, ये जो जाति है, उसका संबंध मगध से बहुत प्राचीन तरीके से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसका वर्णन कहाँ हुआ है, तो यजुर्वेद में। अथर्ववेद में ऐसा आया है कि रोग मगध को जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो मगध क्षेत्र था वो बहुत प्राचीन था। जब हम भीम और जरासंध की बात करते हैं, इट मीन्स हम महाभारत काल में पहुंचते हैं, और जब उसमें भगवान कृष्ण का आगमन होता है, तो इसका मतलब कि महाभारत काल के भी कुछ पहले का ये शायद समय होगा। इतना पुराना ये मगध साम्राज्य था जहां हम लोग रह रहे हैं। धन्य है वो बिहार की धरती जिसने मगध साम्राज्य के निर्माण का पथ प्रदर्शन किया। चलिए, तो हम यहाँ जो उत्कर्ष की बात कर रहे थे, जिसमें हमने उपजाऊ मैदान देख लिया, लौह धातु की प्रचुरता के कारण किस प्रकार से इसने मगध के विकास में एक रास्ता तैयार किया, उसको हमने देखा। फिर यह भौगोलिक स्थिति, वही
हम देख रहे हैं कि नीचे विंध्य पर्वतमाला जो है एक सुरक्षा प्रहरी का काम कर रहा है, ऊपर गंगा नदी जो है वो एक व्यापारिक मार्ग तैयार कर रहा है, साथ ही दुश्मनों से वो ही एक सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहा है। इधर सोन नदी का भी वही स्थिति और इधर चंपा नदी का भी वही स्थिति, मतलब तीनों तरफ से ये नदी से घिरा हुआ है और चौथा जो क्षेत्र है वो विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इट मीन्स मगध इज इक्वल टू इंडिया। मगध जो साम्राज्य था शुरुआत में बिंबिसार के समय, वो आज के भारत के बराबर उसको हम मान सकते हैं कि भारत के एक तरफ पहाड़ है जो कि उसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, तो बाकी तीन तरफ का जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है। और यही स्थिति था कहां, तो मगध का। सो यू कैन से दैट मगध वाज ऑल्सो अ पेंसुलर एम्पायर। मगध जो था वो भी एक पेंसुलर एम्पायर था, जैसे इंडिया एक पेंसुलर कंट्री है, वैसे ही मगध जो था वो एक पेंसुलर महाजनपद था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो बहुत फल फूल रहा था। अब जिसके तीन तरफ से वो नदी होगा तो व्यापारिक गतिविधियां तो वहां ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। और हम ये भी देख रहे हैं कि बाद में ये जो पाटलिपुत्रा है वो एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो है वो पाटलिपुत्रा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में ख्याति प्राप्त हुआ। यहाँ देश विदेश के जो व्यापारी लोग थे वो पहुंचने लगे, यहाँ से व्यापार करने लगे। पाटलिपुत्रा एक मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया। तो व्यापार और वाणिज्य जो था, व्यापार और वाणिज्य गतिविधियां वो बढ़ा। फिर जब बाद में मगध साम्राज्य का और विस्तार होता है तो जो मिथिला है, तक्षशिला है और मध्य एशिया है, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन बढ़ गया। कहता है कि मिथिला से तक्षशिला और तक्षशिला से मध्य एशिया व्यापार किया जाता था। और ये जो रास्ता था, उस रास्ता पर जो सातवाहक लोग थे, मतलब जो व्यापारी लोग थे, उनका तांता लगा हुआ रहता था। जो व्यापारी थे वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाकर बेचने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, क्योंकि उन्हें इस व्यापार से बहुत मुनाफा होता था, बहुत लाभ होता था। और जब व्यापारी किसी राज्य में पहुंचेगा, वहां से व्यापार करेगा, तो उसे व्यापारिक शुल्क देना होगा, और ये शुल्क से किसको फायदा होगा, तो उस राज्य का फायदा होगा। तो यही स्थिति था कहां, तो मगध साम्राज्य के साथ। अब खनन और धातु, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां लोहा का प्रचुरता था, लोहा का खनन किया जाता था। लेकिन वो जो खनन था वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता था, बल्कि उस पर राज्य का नियंत्रण था। कौटिल्य ने ऐसा बताया है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस बात का वर्णन किया है कि जो खनन थे और जो धातुएं थी उस पर राज्य का स्वामित्व था। ये राज्य के निरीक्षण में ये कार्य चलता था। आज भी अधिकतर जो खनन होते हैं वो राज्य के नियंत्रण में ही होते हैं। भले हो सकता है कि राज्य जो है ये प्रोजेक्ट कोई बड़ा बड़ा जो कंपनी है उसको दे दे, फिर भी राज्य के पास ये अधिकार होता है कि वो उसका सही तरीके से रख रखाव करे, देख रेख करे कि कहीं इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो नहीं हो रहा है, इसका शोषण तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए उस समय भी ये जो खनन और धातु थे उस पर राज्य का नियंत्रण था, ऐसा कौटिल्य ने बताया है अपने अर्थशास्त्र। इन सारे चीजों के अपेक्षा अलावा जो साम्राज्यवादी आकांक्षा थी, जैसा कि हम देख रहे थे कि 16 महाजनपद
के साथ साथ 11 और जो गणतंत्रीय प्रदेश थे, गणतंत्र का भी विकास हो रहा था, राजतंत्र का भी विकास हो रहा था। और खास करके राजतंत्र जहां जहां काम कर रहा था, जिसमें मगध थे, कौशल थे, अंग थे, वत्स थे, तो इन सारे ये जो 4-5 ये जो हम आपको बताए महाजनपद, उसमें मगध सबसे आगे था। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस समय गणतंत्र वर्सेस राजतंत्र एक प्रतिस्पर्धा चल रहा था, और जिसमें मगध साम्राज्य ने बढ़त बना ली। आज भी हम ये एक चीज बताते हैं, हमारा जो अनुभव है वो हमको ये बताता है कि लोकतंत्र का ज्यादा दिन तक वजूद नहीं रहेगा। आज आप जितने भी देश को देखें जो कि डिक्टेटरशिप में काम कर रहा है या राजतंत्रात्मक व्यवस्था में कार्य कर रहा है, वो धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे हैं। चाहे आप रसिया की बात करें, चाहे आप चाइना की बात करें, चाहे आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, अब ये लोग मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि राज्य का जो बागडोर है वो एक व्यक्ति में नहीं है, और वो व्यक्ति लगातार उस राज्य की भलाई के बारे में सोच रहा है, उस राज्य के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है अगर, तो फिर उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते की शर्त यह है कि राज्य का बागडोर जिस व्यक्ति के पास है वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में तो जो नेता है वो इसी में परेशान है, अगला चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे पुष्टिकरण किया जाए, कैसे वोट बैंक को साधा जाए, कैसे कौन सा मुद्दा उठाया जाए, कैसे दूसरे की कमजोरियों को दिखाया जाए, अपनी कमजोरियों को ढका जाए, अगले बार चुनाव में किस प्रकार से बढ़त बनाया जाए। तो इनका जो पोटेंशियल है, इनका जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं बट जा रहा है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि लोकतंत्र व्यवस्था खराब है, लेकिन राज्य का जो पूरा का पूरा ताकत, पूरा का पूरा जो पावर है, पूरा का पूरा जो मशीनरी है, जो उसका डेवलपमेंट में लगना चाहिए, जो उसका विकास में लगना चाहिए, वो एक लोकतंत्र में नहीं लग पाता है। खैर, यहां वो मैटर है नहीं, बस यहां मैटर ये है कि उस समय भी लोकतंत्र वर्सेस गणतंत्र एक संघर्ष चल रहा था, जिसमें मगध साम्राज्य ने बढ़त बना ली। मगध साम्राज्य एक राजतंत्रात्मक गणराज्य था, यहाँ जो राजा थे वो वंशानुगत थे, और इसने धीरे धीरे करके जितने भी लोकतांत्रिक राज्य थे, इवन दैट कि और जो दूसरे राजतंत्रात्मक प्रदेश जो थे, उनको भी मगध ने एक एक करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब एक कहता है अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, तो जैसा कि हमने देखा, बाद में जब आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य में आएंगे, तो बाद में चल के जो सोपरा है, भरुकच्छ है, पाटलिपुत्रा के बारे में हमने देख ही लिया, तक्षशिला है, उज्जैन है। तो सोपरा, भरुकच्छ और पाटलिपुत्रा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। तो तक्षशिला और उज्जैन जो थे वो व्यापारिक केंद्र के लिए महत्वपूर्ण हुए, जहां से विदेशों में व्यापार किया जाता था। जो विदेशी व्यापार थे वो यहां अपना डेरा जमाए रहते थे, और साम्राज्य जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था। राज्य को बहुत इनकम होता था, बहुत आमदनी होता था।
राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, फिर भी जो लोगों की भावनाएं हैं उनका हमेशा आदर किया जाता था। ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ बहुत ज्यादती किया जाता था। राज्य में अमन चैन था, सारे लोग सुख शांति से जीवन बिता रहे थे। ये विशेषता था मगध का, और यही कारण है कि आगे चल के मगध ने ये जो प्रतिस्पर्धा है, महाजनपद से साम्राज्य बनने की प्रक्रिया है, उसमें सबको पीछे छोड़ दिया। इसके साथ जो कुछ आर्थिक कारण थे, आर्थिक कारण हमने बताया, यहां से आप समझ ही गए होंगे कि जब व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा, तो राज्य का आर्थिक स्थिति सुधरेगा। जब सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो अधिशेष बढ़ेगा, और जब अधिशेष बढ़ेगा तो उसको दूसरे देशों में बेचा जाएगा और बेचकर मुनाफा कमाया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा, जिससे भी राज्य सुदृढ़ होगा, उसका आर्थिक स्थिति सुधरेगा। तीसरे, जो लौह की प्रचुरता थी, तो लौह की प्रचुरता से अस्त्र शस्त्र का निर्माण करके उसको भी दूसरे दूसरे जगहों पर बेचा जाता था। तो एक प्रकार से इन आर्थिक कारणों ने मगध को एक साम्राज्य बनने के लिए रास्ता तैयार किया। इसके साथ सामाजिक तथा धार्मिक कारण, वो कहता है कि समाज जो था वो एक संतुलित जीवन जी रहा था। समाज में सारे लोग परस्पर सौहार्द से एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे थे, सुख और शांति था। सारे लोग जो थे वो अच्छा जीवन स्तर को जी रहे थे, उनका आर्थिक स्थिति ठीक ठाक था। समाज में बहुत ज्यादा वैमनस्य नहीं था। इसके साथ हम देखते हैं कि बाद में इसी समय, मतलब जिस समय ये महाजनपद काल चल रहा था, उसी समय जो दो लोग थे, एक भगवान बुद्ध जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और एक भगवान महावीर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ये दोनों के दोनों जो थे वो राजपूत कुल के उत्पन्न राजकुमार थे। ये दोनों के दोनों जो थे वो जनतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उससे उपजे हुए ये लोग थे। एक का संबंध कपिल वस्तु के शाक्य से था, तो दूसरे का संबंध वज्जी संघ से था। और कपिल वस्तु के शाक्य और वज्जी दोनों जो थे वो एक गणतंत्रात्मक देश थे। उनका भी मगध साम्राज्य में आना जाना होता था, क्योंकि इन दोनों का मगध साम्राज्य के साथ गहरा रिश्ता था, गहरा संबंध था। इनका मान सम्मान किया जाता था। इनको अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता थी। सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं थी, बल्कि राज्य का सहयोग प्राप्त होता था। बहुत सारे जो राजा थे वो तो इन धर्मों से बहुत प्रभावित थे, और बाद में वो खुद उन्होंने इन धर्मों को अपना लिया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस समय जो धार्मिक क्रियाकलाप था वो भी इस प्रकार का था, जिसने मगध को एक एपिसेंटर बना दिया, एक सत्ता का मेन केंद्र बना दिया, जहां से ज्ञान भारत से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगा। भगवान बुद्ध के काल में बौद्ध धर्म की ये जो शिक्षाएं थी वो इंडिया ही नहीं बल्कि चारों दिशा में इसको ये फैलने लगा। हाँ, बाद में चलकर अशोक ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें हम देखते हैं कि वो अलग अलग जगहों पे जो है वो धर्म महामात्र उनको भेजता है अलग अलग जगहों पे, अपने पुत्र और वो पुत्री को भी संघामित्रा और वो को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। अलग अलग जो विद्वान थे उनको अलग अलग भेजा था। और
यहीं से ये जो धर्म है वो चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, इन सारी जगहों पे धीरे धीरे फैला, दूर दूर तक फैला, जापान, कोरिया, इन सारी जगहों पे ये जो बौद्ध धर्म है वो यहीं से मगध की इस मिट्टी से निकलकर दूर दूर तक फैला। भगवान बुद्ध ने जो अपना ज्ञान अर्जन किया वो कहाँ किया? तो यही बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि उस समय मगध साम्राज्य का मेन सेंटर था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे कारण थे, और इन कारणों ने मगध को एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने का काम किया। इसके बाद हम ये जो राजवंश हैं, शुरुआती राजवंश, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ऐसा आशा है, अपेक्षा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो अब आप अपने जो दोस्त हैं, जो इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास सब्जेक्ट से लेकर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्तर का तैयारी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, इन सारे बच्चों को आप ये वीडियो शेयर करिए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।